अस्सलाम वालेकुम मैडम। अच्छा मेरा आईडी कार्ड मैडम अभी तो टॉक कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। सदारती रेफरेंस पर समात 28 मार्च तक मुलतवी हो गई है, लेकिन जो हुकूमत चाहती है, हुकूमत क्या चाहती है? हुकूमत ये चाहती है कि जो उसके मुनहरिफ अरकान हैं उनको ताहयात नाअहल करवा कर जो पार्लियामेंट की दौड़ से आउट कर दिया जाए। तो उस पर आज चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल के बड़े ही इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स हैं, जो बज़ाहिर जो मुझे ये लगता है जो जिस बुनियाद पे हुकूमत केस लड़ रही है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है कुछ और चीज़ें भी हैं जो हुकूमत के हक़ में नहीं जा रही। तो आज की जो समात है उस पर हम बात कर लेते हैं। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने इस पे आर्गूमेंट्स किए हैं और उनके 28 मार्च को उन्होंने अदालत के सामने ये कह दिया है कि 28 मार्च को वो अपने आर्गूमेंट्स को कंक्लूड कर लेंगे और उसके बाद जो दीगर इसमें रिस्पोंडेंट्स हैं उन सब के वकला जो है अपने आर्गूमेंट्स करेंगे। और पाकिस्तान की तारीख़ की बड़ी ही ये अहम मुकदमा है जिसमें सियासतदानों का फ्यूचर जो है, ये जो बार बार लोटा इधर उधर होते हैं उसको शायद रोकने में ये मुआवन साबित हो सके। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने जब अपने दलाइल का आगाज़ किया तो उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें होती हैं और मखसूस नशिस्तों वाले अरकान ने आवाम से वोट नहीं दिया होता। बिल्कुल ये बात यहाँ तक तो अटॉर्नी जनरल की बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ये वो फिर कहते हैं कि मखसूस नशिस्तों वाले अरकान भी सिंध हाउस में मौजूद थे। वो कहते हैं कि मखसूस नशिस्तें पार्टी की जानिब से फ़हरिस्त पर मिलती हैं। बिल्कुल दुरुस्त बात, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और जो ख़यानत की कुरान में बहुत सख्त सज़ा है, जिस पे चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान के बड़े इम्पॉर्टेंट रिमार्क्स सामने आए कि जो ख़यानत है इसकी तो कुरान पाक में बहुत सख्त सज़ा है। और क्योंकि अटॉर्नी जनरल का मानना ये था कि ये तो फिर आप ख़यानत कर रहे हैं, जो आपको पार्टी ने एक टिकट दिया आप उसमें जो है पूरा नहीं उतर रहे, उसमें आपने ख़यानत की है। नाज़रीन, मैं अब थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि हुकूमत का केस क्या है। हुकूमत का केस ये है कि इनको आर्टिकल 63A के तहत जो डेफिनेशन कर दी जाए, तशरीह कर दी जाए कि डिस्क्वालिफ़िकेशन जो होगी फॉर लाइफ होगी, क्योंकि आइन का जो आर्टिकल 63A वो कहता ये है कि ये डिस्क्वालिफ़िकेशन होगी, लेकिन उसकी जो मुद्दत क्या होगी इसका तयन नहीं किया जा सका, ये कोई तय नहीं है। यहाँ पे हमारा जो आइन है, कानून है, वो खामोश है। अब हुकूमत का यहाँ पे बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है। हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत ये कहती है कि जो आर्टिकल 62(1)(f है जो सादिक और अमीन से मुतल्लिक है, जिसके तहत मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और उसके अलावा जहांगीर तरीन साहब वो डिस्क्वालीफाई हुए और उनके ऊपर फॉर लाइफ वो बैन हो गए पॉलिटिक्स में, वो आर्टिकल है। अब 62(1)(f के तहत गवर्नमेंट ये कहती है कि यहाँ पर भी नाअहली का ज़िक्र तो था, लेकिन इस पे तयन नहीं था कि कितनी होगी। अब हुकूमत ये कहती है कि ठीक उसी तरह जिस तरह 63A में नाअहली का ज़िक्र ज़रूर है, लेकिन क्योंकि आइन खामोश है तो अदालत से हमारी इस्तदा है कि अदालत ठीक उसी तरह जिस तरह 62(1)(f में एक मुद्दत का तयन कर दिया था, इसमें भी कर दें और बात आसादा सी और आसान सी और ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, ये तो हो गया जी। उसके बाद अब आप इसको पढ़ें, लिंक करें जो चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं कि ख़यानत की कुरान में बड़ी ही सख्त सज़ा है। जो रिमार्क्स सामने आए हैं, कुरान पाक में ख़यानत की बड़ी सख्त सज़ा है, ये चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए हैं। अब जो ख़यानत करता है ज़ाहिर है वो सादिक और अमीन नहीं है, वो ख़ाइन है, वो ख़यानत कर रहा है। तो जब सादिक और अमीन ना होने पे डिस्क्वालिफ़िकेशन जो है वो फॉर लाइफ है, तो फिर ये अदालत जो है 63A के तहत पे भी
उसी को ही कर देगी। लेकिन ज़ाहिर है ये अदालत का इख्तियार है। कि मेरी राय है, बड़ा स्ट्रॉन्ग केस बज़ाहिर मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि ख़यानत जो है वो 63 में भी, फिर अगर एक ख़यानत करे जो 62 1F है तो उसके तहत अगर फॉर लाइफ है तो इसमें भी फिर फॉर लाइफ ही बनता है अदालत की उसी तशरीह के मुताबिक। तो आप ये कह लीजिए कि यहाँ पे हुकूमत का जो पलड़ा है वो बड़ा भारी लग रहा है और उनको ये लग रहा है कि उनको ये रिलीफ मिलने जा रहा है। और अगर ये बात तय हो जाती है कि ये फॉर लाइफ होगा तो फिर वो जो मुनहरिफ अरकान हैं ज़ाहिर है वो ख़ुद ब खुद, उनको तो शौक़ नहीं है ना कि वो फॉर लाइफ पॉलिटिक्स से आउट हो जाएं, तो फिर वो चुप करके वापस आके हुकूमती बेंचेस पे बैठ जाएंगे। और जब वो हुकूमती बेंचेस पे आके बैठ जाएंगे तो जो तहरीक अदम एतमाद है अपोजिशन की वो अज़ ख़ुद ही मर जाएगी अनटिल कि उनके जो इत्तेहादी जमातें हैं हुकूमत की, मुस्लिम लीग काफ, मुस्लिम लीग के अलावा जो MQM है और दीगर जो GDA वगैरह छोटी जमातें हैं जिनका इत्तेहाद है, वो अगर अपोजिशन के साथ नहीं आती तो फिर हुकूमत जो है 5 साल तक के लिए कहीं नहीं जा रही। ये आप आज की समात के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बड़ी इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं। तो उसके बाद अब तय ये सिर्फ होना बाकी है कि उस पर अदालत ने कहा है कि जो आर्टिकल जो 62 1F के तहत जिस तरह अदालत एक डिक्लेरेशन देती है तो 63 में भी कोई अदालत डिक्लेरेशन देगी तो ये भी तयन हो जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है मेरे ख़्याल में और ये उसी तरफ मामला जाता हुआ जा रहा नज़र आ रहा है जिस तरफ गवर्नमेंट ले जाना चाह रही है। उसके बाद जी जो अदालत ने अगले जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें कुछ और भी हैं कि जस्टिस मज़हर आलम साहब ने पूछा कि पार्टी पॉलिसी से इख्तिलाफ़ करने वाला इस्तीफ़ा क्यों दे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने वाला जमात के डिसिप्लिन का पाबंद होता है। और जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि हर शख्स आइन अपने ख़यालात के आज़ादाना इजहार का हक़ देता है, क्या ख़यालात के इजहार पर ताहयात नाअहली होनी चाहिए। जिस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अरकान असम्बली सिर्फ 4 मौक़े पर आज़ादी से वोट नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि बतौर एडवोकेट जनरल मैं सिंध हाउस में रहता था, सिंध हाउस में ऐसी कोई डिवाइस नहीं थी कि जो ज़मीर को जगाए। उसके बाद अदालत ने यह भी कहा कि वज़ीर-ए-आज़म मुल्क के ख़िलाफ़ अगर कोई फ़ैसला करे तो क्या रुकन मुखालफत नहीं कर सकता। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि ज़ाती मुफाद के लिए अपने लोगों को छोड़कर जाना बेवफ़ाई है। ये चीफ़ जस्टिस ने बहुत इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए। फिर उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर जमहूरियत हो तो आर्टिकल 63A की ज़रूरत नहीं रहती। आर्टिकल जो 63A की खूबसूरती है कि उसे इस्तेमाल करने का मौका ही ना मिले। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने भी कहा कि क्या मुनासिब होता कि सदर पार्लिमानी जमातों का जो को बुलाकर मशवरा करते। और उन्होंने अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ग़ुलाम इसाक़ इसी तरह सबको बुलाया करते थे। और जिस पर जस्टिस मज़हर आलम खेल ने कहा कि अभी तो किसी ने इनहराफ किया ही नहीं, आप रेफरेंस ले आए हैं। जिस पर अटॉर्नी जनरल का कहना था कि जुर्म को होने से रोकना जो है हमारा मकसद है। और जिस पर जस्टिस मज़हर आलम खेल ने कहा कि जस्टिस मज़हर आलम ने कहा कि जुर्म होने से पहले सज़ा कैसे दी जा सकती है। जस्टिस एजाज़ुल हसन साहब की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स आए। उन्होंने कहा कि सदर ने आइन की तशरीह का कहा है और तशरीह से इधर उधर हम नहीं जा सकते, मुमकिन है कि हम रेफरेंस ही वापस भेज दें। फिर चीफ़ जस्टिस ने यह भी कहा कि इलेक्शन एक्ट 2017 बनाते वक्त किस चीज़ का खौफ था, पार्लियामेंट ने D सीट से ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। और अटॉर्नी जनरल का यहाँ पे कहना था कि आर्टिकल 62 1F के तहत ताहयात नहली भी पार्लियामेंट ने नहीं की। ये पॉइंट जो मैं शुरू में आपको बता रहा था कि जो पार्लियामेंट ने तो वहाँ पे सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन थी, तो वहाँ पे भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तशरीह की कि डिस्क्वालिफिकेशन जो है फॉर लाइफ है। और यहाँ पे भी वो ये चाहते हैं कि इसको भी फॉर लाइफ ही किया जाए। और जिस पे चीफ़ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 62 1F में अदालत का किरदार शामिल है, डिक्लेरेशन देने वाली अदालत इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी हो सकती है। और क्या इलेक्शन कमीशन अदालत है, जिस पर इस्तफसार पर अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मेरी नज़र में इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं, और इलेक्शन कमीशन अदालत नहीं तो डिक्लेरेशन फिर कौन देगा। चीफ़ जस्टिस ने ये भी रिमार्क्स किए। और उसके बाद ये केस की जो समात है वो अब पीर दोपहर 1 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल उस दिन भी अपने दलाइल का आगाज़ करेंगे और इसको मुकम्मल करेंगे। नाज़रीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।